हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको पढ़ाने वाला हूँ NIUS की क्लास 12th की पॉलिटी, जिसमें हम बच्चों अपना कोर्स लगातार आगे बढ़ते हुए करते जा रहे हैं और बहुत सारे चैप्टर्स मैंने बच्चों आपको करा दिए हैं। हाँ, चैप्टर सीरीज आगे पीछे जरूर हुई है, पर चैप्टर बच्चों मैं सारा कराऊंगा और साथ ही साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और MCQ ये सभी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा संघीय कार्यपालिका के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग में पहले का नाम है बच्चों विधायिका और विधायिका का दूसरा नाम संसद होता है। दूसरे का नाम है कार्यपालिका जो आज हम पढ़ेंगे, और तीसरा अंग होता है सरकार का बच्चों न्यायपालिका। अगर पूछे विधायिका का दूसरा नाम क्या है तो इसका दूसरा नाम संसद होता है। संसद के 3 अंग होते हैं बच्चों, पहले का नाम है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति होता है। उसके बाद कार्यपालिका आता है। कार्यपालिका बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा होता है बच्चों स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक में बच्चों हमारे जितने भी नेता हैं और जो मंत्री परिषद हैं ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ में राष्ट्रपति बच्चों, उपराष्ट्रपति यानी नेता जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और मंत्री परिषद ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। स्थायी कार्यपालिका में बच्चों IAS IPS यानी सिविल सर्वेंट आते हैं जो वास्तव रूप में नीतियों को बनाते हैं। न्यायपालिका का काम बच्चों न्याय करना है, और भारत में न्यायपालिका बच्चों पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, और सबसे नीचे क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये बातें आपको याद रखनी है। संसद का काम बच्चों कानून बनाने का है, कार्यपालिका का काम कानून लागू करने का है, और न्यायपालिका का काम मौलिक अधिकार और संविधान की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना और न्याय करने का काम है। आज हम बच्चों इन्हीं मंत्री परिषद यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बच्चों जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी के बारे में और MCQ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भारत एक बच्चों लोकतांत्रिक देश है, यानी जहाँ पे शासक जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसकी शासन प्रणाली कैसी है संसदीय। अगर पूछे बच्चों भारत में शासन प्रणाली कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है। अमेरिका में शासन प्रणाली कैसी है बच्चों, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। केंद्रीय स्तर की सरकारों को संघ सरकार और राज्य की सरकारों को राज्य सरकार कहा जाता है। संघ सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो कि मैंने बता दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब मिलकर संघीय कार्यपालिका बनाते हैं, और इस पार्ट में हम बच्चों सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट का उद्देश्य क्या है बच्चों, तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम संसदीय लोकतंत्र में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों नाममात्र प्रतिनिधि, और एक होता है बच्चों जो वास्तविक शक्तिशाली, यानी भारत में रियल में पावर किसके पास होता है बच्चों, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के पास। नाममात्र में बच्चों शक्तिशाली हम किसे बनाया जाता है बच्चों, राष्ट्रपति को बनाया जाता है। और ये बताएंगे कि भारत एक गणराज्य है जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम में बनता है। राष्ट्रपति की वास्तव में स्थिति जानेंगे, राजनीतिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति की भूमिका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, और मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्य के बारे में जानेंगे, और व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायी किसे कहते हैं उसे जानेंगे। उत्तरदायित्व बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत कौन, राष्ट्रपति के प्रति बच्चों जो प्रधानमंत्री होता है, और सामूहिक बच्चों इसका मतलब होता है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेवार होती है। आइए बच्चों पहला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रपति। तो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल बच्चों 5 साल का होता है। इन राष्ट्रपति का चुनाव हम जनता नहीं करती बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष कैसे बच्चों, कि जो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, उन दोनों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व, और राज्य की जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
तो हम पहले पढ़ चुके बच्चों कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रभुसत्ता का मतलब भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद ले सकता है। भारत के राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष है, यदि पूछे भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब उनको जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, यानी जनता उनको नहीं चुनती। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमें जनता चुनती है। अप्रत्यक्ष का मतलब जहाँ पे जनता नहीं चुनती है। राष्ट्रपति बनने के लिए बच्चों आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए कुछ, और वो योग्यताएं इस प्रकार है कि पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र बच्चों 35 साल होनी चाहिए। मैंने बताया था बच्चों संसद के अंग कितने हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 साल होनी चाहिए। और वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, वे किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, यह बात आपको ध्यान में रखती है। यदि राष्ट्रपति पद पर आसीन कोई व्यक्ति संसद का सदस्य और राज्य का विधायक सदस्य नहीं हो सकता है, और अगर है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति बनने की बच्चों महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर बच्चों 62 में, और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और 5 साल के लिए होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा बच्चों आपका कि निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन का अर्थ होता है बच्चों कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और इसके चुनाव में बच्चों एक निर्वाचक मंडल होता है, और वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है। निर्वाचक मंडल में मैंने बताया था बच्चों आपके संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ में राज्य के जो विधानसभा होती है ना, उसके भी जो निर्वाचन सदस्य होते हैं ना, वो सभी इसके अंदर होते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव बच्चों एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी जिनका चुनाव होता है। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, और मतदान बच्चों गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई भी दे देता है, छिपा कर देते हैं सब लोग अपना मतदान। किसी भी राज्य विधानसभा में प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य निर्धारित करने के लिए फॉर्मूला भी दिया गया है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या होनी चाहिए, राज्य विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या, और उसको भाग दे देंगे 1000 से। इससे एक सांसद का मूल्य बच्चों है कि विधायक का मूल्य क्या होता है, बराबर हो जाता है, यानी किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो जैसा मैंने बताया बच्चों एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा होता है, और चुनाव कैसा होता है बच्चों, अप्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर होता है। इस प्रणाली में सभी प्रत्याशियों के नाम मतपत्र पर लिख दिए जाते हैं, यानी जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके नाम ऐसे मतपत्र के ऊपर लिख दिया जाता है, और मतदान उनके आगे संख्या लिख देते हैं, और उनके आगे पीछे 1 2 3 नंबर ऐसे नंबर लिख दिया जाता है। और जो मतदाता मतपत्र पर क्या करते हैं, वरीयता क्रम में अपनी पसंद लिख देते हैं। जैसे मान लो A, B, C और D हैं, ये 4 राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। तो जितने भी मतदाता जाएंगे वो देखेंगे कि मैं किसे राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ। तो कोई अपनी प्रायोरिटी बी को देगा कि मैं पहले बी को बनाना चाहता हूँ, उसके बाद ए को, फिर डी को, फिर सी को। इस तरह वो वरीयता क्रम में क्या करते हैं, वोट देते हैं, अपने पसंद के आधार पर दे देते हैं। अब मतगणना का परिणाम और घोषणा कैसे होता है, तो राज्य विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपना मतदान तो राज्य की विधानसभा में, राज्य की राजधानियों में करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली तो आएंगे नहीं। जबकि जितने भी संसद के सदस्य होते हैं अपना जो इलेक्शन होता है यानी वोट होता है वो राजधानी में आकर देते हैं, राज्य की राजधानी में, दिल्ली। मतगणना कहाँ पर होती है बच्चों, नई दिल्ली के अंदर होती है, गिना जाता है। निर्वाचित घोषित होने के लिए कुल डाले गए वैध मतों का 50% चाहिए होता है। कोई भी राष्ट्रपति जब बन सकता है जब उसको 50% मिल जाए, यानी कोटा की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और जो 50% होता है बच्चों, इसी को हम कोटा या आवश्यक अंक कहते हैं। यदि पहली गणना में ही किसी को 50% वोट मिल गया यानी कोटा मिल गया तो वो राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन ऐसा हो अगर एक को 30%, इसको 20%, इसको भी 20%, इसको 30%, इस तरह हो तो बच्चों दोबारा गणना की जाती है। और दोबारा गणने में क्या होता है, जिसको सबसे कम वोट मिलता है उसके वोट को सारे लोगों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बच्चों, कोटा कुल डाले गए वैध मत अपॉन में 1 + 1 प्लस में 1। तो पहली गणना में केवल पहले पसंद को ही गिना जाता है। यदि कोई प्रत्याशी कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजय घोषित कर दिया जाता है।
यदि कोई भी प्रत्याशी बच्चों न्यूनतम अंक यानी कोटा, जैसे कोटा का मतलब क्या होता है, जो 50% वोट जैसे मान लो किसी को नहीं मिलता है ना, तो दोबारा से क्या होता है, नहीं कर सकता, तो सबसे कम वाली पहली पसंद प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को दूसरी पसंदों के आधार पर उसके मतों का हस्तांतरण बाकी प्रत्याशियों में कर दिया जाता है। यानी जिसको सबसे कम वोट मिला था उसके वोट को बांट दिया जाता है सब में। फिर देखते हैं कोटा मिला किसी को, जिसको कोटा मिला विजय कर देते हैं, कोटा नहीं मिला फिर जिसका कम है उसको बांट देंगे। तो इसी तरह बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, हर 5 साल के लिए होता है और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। अब बच्चों पाठगत प्रश्न आ जाता है कुछ कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किस सदस्य के बनने, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते, तो राज्य की विधान परिषद के सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित होते हैं, विधानसभा के भी होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, लेकिन इसके राज्य विधानसभा के नहीं होते। तो आपका यह आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों राष्ट्रपति का कार्यकाल तथा उसको पद से हटाया जाना। तो मैंने बताया था बच्चों राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से त्यागपत्र चाहे तो खुद से दे सकता है, या राष्ट्रपति को बच्चों हटाया भी जा सकता है, और हटाने का आधार बच्चों महाभियोग होगा, और महाभियोग संविधान के उल्लंघन पे लगता है बच्चों। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, यानी संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मान रहा है ज़्यादातर, तो उस पर महाभियोग लगा दिया जाएगा। और महाभियोग के लिए बच्चों संसद से 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी राष्ट्रपति 5 साल तक वैसे तो बना रहता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से हट गया बच्चों तो 6 माह के अंदर चुनाव होगा। जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो अगले 5 साल के लिए बनेगा, ना कि बाकी बचे हुए सालों के लिए। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है बच्चों। अवधि समाप्त होने पर दोबारा से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कोई भी इंसान बच्चों 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तीसरी बार पद के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार उन्होंने पूरा कार्यकाल किया था। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, उसकी मृत्यु के कारण भी खाली हो सकता है उसका पोस्ट, है ना। उसका कार्यकाल शपथ ग्रहण पद लेने की तिथि के प्रारंभ से ही होती है। यदि आपसे पूछे जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ CJI दिलाता है बच्चों, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये दोनों अपने आपस में एक दूसरे को शपथ दिला लेते हैं। राष्ट्रपति के बच्चों कुछ विशेष अधिकार या उन्मुक्तियां क्या है कि वे अपने कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं, यानी कोई भी न्यायालय उससे कुछ पूछ नहीं सकता है। राष्ट्रपति को उसको कार्यकाल के टाइम पे बंदी नहीं बनाया जा सकता, और उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन दीवानी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति तो ये सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया कि राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी बच्चों फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ना ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसे किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य यानी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पर कोई दीवानी मुकदमा चलाने से पहले कम से कम 2 महीने पहले उसको नोटिस दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां हैं। अगला आता है बच्चों राष्ट्रपति को अपदस्थ करना। तो राष्ट्रपति को उसके पद से बच्चों केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं, और महाभियोग बच्चों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के बारे में पूरा विस्तृत उल्लेख किया गया है। महाभियोग केवल संविधान का अतिक्रमण यानी जब संविधान का उल्लंघन होगा जब ही चल सकता है बच्चों, है ना। ऐसा प्रस्ताव बच्चों सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद रखा जा सकता है, और 2/3 बहुमत से इसको पास कराना पड़ता है, जब भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, कम से कम सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित किया जाना चाहिए, केवल तभी दूसरा सदन इन आरोपी की जांच कर सकता है। यदि आरोपों को दूसरे सदन के कुल सदस्यता 2/3 बहुमत से स्वीकार किया जाता है तो महाभियोग पारित हो जाता है, और इस प्रकार राष्ट्रपति उसी दिन से बच्चों पदमुक्त हो जाता है, यानी हट जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया बच्चों अमेरिका से ली गई है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अब आपको बच्चों PIL की फुल फॉर्म कमेंट कर बताना है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, और PIL कहाँ से लिया गया ये भी बताना है। महाभियोग किसे कहते हैं बच्चों? तो महाभियोग ऐसी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊंचे पद पर आसीन किसी व्यक्ति यानी लोक सेवक को, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, यानी को संविधान के अतिक्रमण करने पर पद से मुक्त किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ये डेफिनेशन भी बच्चों आप एक बार अच्छे से ध्यान में रखना। उसके बाद आता है बच्चों राष्ट्रपति का पद रिक्त होना। मैंने बताया था बच्चों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन वो त्यागपत्र भी दे सकता है।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है बच्चों, रिक्त कैसे हो गया, तो महाभियोग के द्वारा, या तो उसको बीमार हो गए, या तो क्या हो गया, मृत्यु हो गई। तो इसके कारण बच्चों भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भार संभाल लेता है। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो बच्चों भारत का सीजेआई राष्ट्रपति का भार संभालेगा। तो जब भी मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है। लेकिन 6 महीने के अंदर बच्चों क्या होगा, 6 माह के अंदर चुनाव होगा और जो अगला राष्ट्रपति बनेगा वो 5 साल के लिए बनेगा। अपने पद पूरा कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष के लिए बनेगा। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बच्चों, इनकी मृत्यु हुई थी 1977 में। तो उपराष्ट्रपति उस टाइम पे थे बीडी जत्ती, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था। इन 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति संजीव रेड्डी का चुनाव हो गया था। तो ऐसा हमारे वहाँ हुआ भी बच्चों 1977 में, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी और जो उपराष्ट्रपति हमारे बीडी जत्ती थे उनको कार्यवाहक बनाया गया था। बाद में 6 माह के अंदर बच्चों नए राष्ट्रपति संजीव रेड्डी को बना दिया गया था। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए बच्चों और उपराष्ट्रपति भी ना हो तब क्या होगा, तो इस टाइम पे बच्चों भारत का मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। संसद के द्वारा यह प्रावधान बच्चों 1969 में पारित किया गया था, जब राष्ट्रपति डॉक्टर जोकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया था। जब एम हिदायतुल्लाह उस टाइम के बच्चों क्या थे, जज थे, तो वो राष्ट्रपति का कार्यभार उन्होंने संभाला था। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण बारीकी से टॉपिक समझने वाला है। ये सिर्फ आपका एनआईयूएस का ही नहीं है, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये आपके लिए, तो इनको आपको अच्छे से क्लियर करके रखना है। पाठगत प्रश्न है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में रखा जाएगा, तो संसद की किसी भी सदन में रख सकते हैं बच्चों। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध नहीं होते तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब आपको कमेंट कर बताना है बच्चों कि भारत के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपका राष्ट्रपति की शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति की हमारे वहाँ पे क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को समझने के लिए बच्चों उसको हमने मोटे मोटे तौर पे कई सारे भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली राष्ट्रपति की शक्ति है, उसका नाम है बच्चों कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दूसरा आता है बच्चों आपका विधायी शक्ति यानी कानूनी शक्ति। तीसरा आएगा बच्चों आपका राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। चौथा आएगा बच्चों आपका राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। पांचवा है बच्चों आपातकालीन शक्ति, यानी आपातकाल के टाइम पे राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं उन्हें हम आपातकालीन शक्ति कहते हैं। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। मुख्य रूप से बच्चों राष्ट्रपति शक्तियों का कार्यपालिका संबंधी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसकी आपातकालीन शक्तियों की चर्चा हम पहले 9वें पार्ट में कर चुके हैं, यानी राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी होती है जो मैंने बताया था। ये बच्चों आपके इस अध्याय में नहीं है तो इसको मैं पहले बता देता हूँ। आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 9वें चैप्टर में बच्चों आपको पूरा इन्हीं के बारे में मैंने बताया था। तो आपको आपातकालीन शक्ति भी याद करनी है, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और सैन्य शक्ति। ये पॉइंट्स बनाकर बच्चों इससे रिलेटेड आपको सभी बातें क्या हैं महत्वपूर्ण लिखकर आने हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग लेकिन प्रत्यक्ष या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के पास बच्चों कार्यपालिका संबंधी शक्ति है और कार्यपालिका शक्ति में आता है बच्चों राष्ट्रपति बड़े बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की, राज्यपाल की बच्चों, विदेशों में जो राजदूत होते हैं उनकी, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ में बच्चों राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सशस्त्र सेनापति होता है। किसी भी देश से हमें युद्ध लड़ना है या युद्ध की समाप्ति करना है तो वो भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। सभी जितनी भी प्रकार के बच्चों संधियां हमारे देश में होती है वो सारी चीजें राष्ट्रपति के नाम पे होती है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनता है बच्चों, जो बहुमत वाले दल का नेता हो। बहुमत के लिए बच्चों 543 में से 272 सीटें चाहिए होती है। उसी के परामर्श से बच्चों शेष मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति में सारे कार्यपालिका संबंधी काम बच्चों राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं और राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे उसका इस्तेमाल कर सकती है।
यानी नियुक्ति करने का मेन काम किसका है? राष्ट्रपति का। साथ ही में बच्चों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वे राज्यपाल की भी सलाह लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वह राज्य के मुख्यमंत्री के भी परामर्श पर करता है, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय का जो 1993 का निर्णय आया है 1999 में पुनः व्याख्या की गई है। राष्ट्रपति सभी न्यायिक नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नाम सूची की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो ये ध्यान रखना। ये बच्चों मैंने आपको जो न्यायपालिका चैप्टर है उसमें मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। साथ ही में बच्चों राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की, महालेखा परीक्षक की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, अन्य सभी लोगों की नियुक्ति करता है। राज्य में राज्यपाल तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। जैसे दिल्ली बच्चों, दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली में राज्यपाल नहीं है बच्चों, दिल्ली में कौन है? उपराज्यपाल है। राष्ट्रपति बच्चों सशस्त्र सेनाओं का प्रधान यानी सेनापति भी होता है, जल थल वायु सेना का। इस नाते वे थल जल वायु सेना के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा करता है और संधि शांति कर सकता है। उसके बाद बच्चों राष्ट्रपति अपने सारे कार्य प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ही कर सकता है और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता रहता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो कार्यपालिका के किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री को केवल एक बार बोल सकता है, उसके बाद पुनर्विचार के लिए बोल नहीं सकता। यानी बच्चों राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रश्न आएगा बच्चों प्रधानमंत्री किसे कहते हैं? तो लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को हम प्रधानमंत्री कहते हैं और बहुमत के लिए बच्चों लोकसभा में 272 सीट चाहिए होता है। जिस प्रधानमंत्री के पास बहुमत होता है बच्चों वो अधिक शक्तिशाली होता है, जिसके पास बहुमत नहीं होता है तो गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन का मतलब जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक हो जाते हैं तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो पहली शक्ति बच्चों हमने पढ़ी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति का महत्वपूर्ण यही है कि राष्ट्रपति क्या करता है बच्चों? नियुक्तियां करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की, राज्यपाल की, विदेशों में राजदूतों की और न्यायाधीशों की। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है और सभी संध्या राष्ट्रपति के नाम पे होती हैं। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों विधायी शक्ति। विधायी शक्ति यानी कि कुछ कानूनी शक्ति के बारे में हम जानेंगे। तो विधायी शक्ति में यह है कि बच्चों जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति चाहे तो मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में बच्चों 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था और राज्यसभा में बच्चों 12 लोगों को मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति। ये विधायी शक्ति है। विधि के ऊपर बच्चों अंतिम स्वीकृति देना भी राष्ट्रपति है। कोई भी विधेयक जब भी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर क्या करे? मंजूरी दे। साथ ही साथ में बच्चों राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है, यानी इसे हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति किसके पास होती है बच्चों? राष्ट्रपति के पास। अध्यादेश मतलब एक ऐसा कानून होता है जब संसद का कोई सदन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति कानून बनाकर उसको लागू करवा सकता है, लेकिन जैसे ही संसद का सदन चलेगा बच्चों इसको पास करना पड़ेगा, नहीं तो ये अवैध घोषित हो जाएगा। तो ये देखते हैं बच्चों विधायी शक्ति में तो संसद के सभी अंग होने के नाते राष्ट्रपति के पास अनेक विधायी शक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद के कितने अंग होते हैं बच्चों? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के सदनों का अधिवेशन आमंत्रित करता है, यानी जो संसद के सत्र होते हैं उनकी बैठक स्थगित भी कर सकता है और वो संसद के अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुला सकता है, परंतु किसी भी 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होने चाहिए। यानी हर 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या संसद का सत्र होना अनिवार्य है और साल में कम से कम 2 सत्र बुला सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वह लोकसभा का कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकता है। यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि वो लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। वह राज्यसभा में बच्चों 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के सेवा क्षेत्र में विशेष योग्यता और ज्ञान रखते हैं। यदि किसी साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में बच्चों सहमति नहीं बन पाती तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त यानी एक साथ बैठक भी बुला सकता है। तो ये शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही है। साथ ही साथ बच्चों संसद के द्वारा प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करता जब तक बच्चों वो विधेयक कहलाता है, यानी प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। बाद में वो विधेयक कानून जब बनेगा जब राष्ट्रपति उसको साइन कर देगा। अब राष्ट्रपति के पास बच्चों उस समय पे 3 अधिकार होते हैं। या तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए सिर्फ बच्चों एक बार ही भेज सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था।
या तो बच्चों उसको साइन कर कर उसको कानून बना सकता है, या तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। पॉकेट वीटो का अर्थ होता है बच्चों कि अपने पास कितने भी समय के लिए वो रख सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून बच्चों नहीं बन सकता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है और इस अध्यादेश को कानून की शक्ति ही प्राप्त होती है। तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है बच्चों वित्तीय शक्ति। तो अभी तक बच्चों हमने दो शक्ति देख लिया। एक पहले का नाम था बच्चों कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरे का नाम है विधायी शक्ति। तो कार्यपालिका में बच्चों मैंने बताया नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की, राज्यपाल की, विदेशों में राजदूत की, न्यायाधीशों की, और राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सेनापति होता है, युद्ध की घोषणा और समाप्ति करता है। सभी संधि राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। विधायी शक्ति में बताया था लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत करता है बच्चों, विधि पे अंतिम स्वीकृति देता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वित्तीय शक्ति के बारे में। वित्तीय शक्ति का अर्थ होता है बच्चों कि राष्ट्रपति के पास हमारे कुछ वित्तीय शक्ति भी होती है। तो सभी धन विधेयक बच्चों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति स्वीकृति देगा जब भी जाएंगे। भारत की आकस्मिक नीति पे भी राष्ट्रपति का अधिकार होता है। एक संचित नीति होती है बच्चों, एक आकस्मिक नीति होती है। भारत की आकस्मिक नीति मतलब केंद्रीय सरकार की ऐसी नीति है जिससे किसी आवश्यक आकस्मिक खर्चे को पूरा किया जाता है, यानी जो अचानक आता है, और इस पर राष्ट्रपति का बच्चों पूर्ण नियंत्रण होता है। ये भी ध्यान रखना। जो वार्षिक बजट होता है बच्चों, रेल बजट होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। धन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं भेजा जा सकता। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करेगा। तो वित्तीय शक्ति क्या है बच्चों? सभी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जाएंगे लोकसभा में। वार्षिक बजट, रेल बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में जाएंगे। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, जो कभी अचानक से कोई खर्चा आ जाता है तो वहां से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की बच्चों वित्तीय शक्तियां थी। अगला और चौथा है बच्चों राष्ट्रपति की बच्चों न्यायिक शक्तियां। तो हम पहले ही पढ़ चुके बच्चों, राष्ट्रपति जो है न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है ना। और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बच्चों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संघीय कानून को तोड़ने के लिए दोषी पाए गए अपराधियों को राष्ट्रपति क्षमादान करने, किसी भी दंड को कम करने या कुछ समय के लिए स्थगित करने का भी अधिकार है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी जुर्म को माफ कर सकता है, यानी क्षमादान करने का अधिकार है। किसी की भी फांसी की सजा भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। किसी की सजा बच्चों राष्ट्रपति कम करा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा विधि मंत्रालय की सलाह पे ही कर सकता है। तो राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है, कानून से ऊपर है और उस पर किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति क्या है बच्चों? कानून से ऊपर है। पांचवी शक्ति बच्चों आपकी आती है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति आपको पता है। और छठी आती है बच्चों सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति मतलब राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। आइए बच्चों हम बात करते हैं राष्ट्रपति की स्थिति की। तो राष्ट्रपति के पास बच्चों शक्ति तो बहुत है, यानी राष्ट्रपति का पद ख्याति और गौरव का है, न कि वास्तविक शक्तियों का पद है। वास्तव में बच्चों पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री के साथ कौन रहता है बच्चों? मंत्रिपरिषद रहती है। तो ये ज्यादा पावरफुल होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसे करेगा? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। बहुमत के लिए बच्चों 272 सीटें चाहिए होती हैं। बल्कि राष्ट्रपति के नाम पे मंत्रिपरिषद के द्वारा सभी शक्तियों को प्रयोग किया जाता है। यदि वे मंत्रिपरिषद की इच्छा के विरुद्ध काम करता है तो संवैधानिक संकट माना जाता है बच्चों। इसी के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यपालिका का मुखिया और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से निरंतर संपर्क बनाए रखता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और केवल अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। यानी मंत्रिपरिषद को बच्चों कैसे हटा सकते हैं हम? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। यानी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हम मंत्रिपरिषद को हटा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार बच्चों राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। 44वां संविधान संशोधन के अनुसार बच्चों राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा अगर आ गया तो उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। यानी राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत कम कर दी गई है बच्चों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ठीक कहा था कि राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल वही है जो ब्रिटिश संविधान में किसकी है? राजा की। तो ऐसा किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। यानी राजा और राष्ट्रपति बराबर हैं। देश का सारा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है। निष्कर्ष तौर पर हम राष्ट्रपति की स्थिति का वर्णन बच्चों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में इस प्रकार कर सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति राजाध्यक्ष होता है, लेकिन शासनाध्यक्ष नहीं है।
वह राष्ट्र का प्रतिनिधि तो है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं कर सकता। वह राष्ट्र का प्रतीक है, प्रशासन में उसका केवल एक औपचारिक अध्यक्ष है। यानी औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होता है। अगला महत्वपूर्ण पद आता है बच्चों राष्ट्रपति के बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति का। तो जैसा कि मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति बच्चों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति बच्चों भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भी बच्चों की गई है। योग्यता बच्चों, इसकी योग्यता किसकी तरह होती है? तो राष्ट्रपति के समान ही होती है। इसके चुनाव में बच्चों सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। इसका चुनाव भी बच्चों समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी बच्चों 5 साल के द्वारा होता है और इसको पद से हटाने के लिए राज्यसभा से बच्चों स्वीकृति लेनी पड़ती है और बाद में लोकसभा से। संसद के दोनों सदन के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके चुनाव में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इसका भी चुनाव होता है बच्चों। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक को आयु 35 साल और लाभ के पद पे ना हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी बच्चों 5 साल के लिए होता है, लेकिन वो बहुमत के द्वारा उसको 5 साल की अवधि से पहले भी उसको हटाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव बच्चों राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में ही क्यों आता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है बच्चों? तो उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है बच्चों, है ना। उसके कार्य में सदन में व्यवस्था बनाए रखना, सदस्यों को बोलना, प्रश्न पूछना और विधेयक पे स्वीकृति प्रस्ताव पे मतदान करवाना, ये सारे उसके काम है। उपराष्ट्रपति बच्चों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और इसलिए वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहीं पे मान लो कि बराबर का आंकड़ा आ रहा है तो उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। पक्ष या विपक्ष में मतों की संख्या बराबर हो तो अपना निर्णायक मत दे सकता है। जब भी कभी मृत्यु या त्यागपत्र महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन बच्चों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो सिर्फ 6 माह तक ही रहेगा। यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से बीमार है तो बिना कार्यवाहक राष्ट्रपति बने उसके दायित्व को निभा सकता है। तो इसलिए भारतीय संविधान में बच्चों उपराष्ट्रपति पद की भी व्यवस्था की गई है। आइए महत्वपूर्ण पाठगत प्रश्न देखते हैं। तो भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है बच्चों? तो आपको पता है राष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पे की जाती है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे किया जाता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको कमेंट में बताना है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता कौन होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति की किसी एक न्यायिक शक्ति के बारे में बताना है आपको कमेंट में। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रायः किस प्रकार के विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है बच्चों? तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तावित किए जाते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों, ये वीडियो आपकी बहुत लंबी बनने वाली क्योंकि इसमें टॉपिक बच्चों बहुत सारे हैं, है ना। तो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों आपका प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है और अनुच्छेद 74 कहता है बच्चों कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद और जिसका प्रधान कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में बच्चों 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चों कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आते हैं बच्चों राज्य मंत्री और तीसरा आता है बच्चों उप मंत्री। तो ये मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री को बच्चों प्रायः मंत्री मंडल भी बोलते हैं। मेन बच्चों कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनकी संख्या 15 से 20 होती है। मंत्रिपरिषद की संख्या बच्चों 70 से 80 के बीच में होती है और कुल लोकसभा सदस्य संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो प्रधानमंत्री बच्चों राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग बच्चों मंत्रिपरिषद करती है और मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद बच्चों का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति में कार्यों में सहयोग और परामर्श के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगा। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है बच्चों, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। तो सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन है बच्चों? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन होता है बच्चों? बहुमत दल का नेता। बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। सामान्यतः जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसके नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उस व्यक्ति को बच्चों आमंत्रित करता है जो 2 या 2 से अधिक दल या समर्थन लोकसभा में बहुमत है। यदि बच्चों बहुमत यानी 272 सीट है तो उस व्यक्ति या उस पार्टी को बुलाएगा।
यदि किसी के पास बहुमत नहीं है तो बच्चों गठबंधन की सरकार को बुलाता है। गठबंधन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिल जाते हैं। और गठबंधन का दौर बच्चों 1989 में शुरू हुआ था। ऐसा तब यद्यपि ऐसा भी हुआ है जब राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था बच्चों। 1997 में आई.के. गुजराल भी बने थे राज्यसभा से, और 2004 में बच्चों मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से आए थे। तो ये भी ध्यान रखना। एच.डी. देवगौड़ा तो बच्चों किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बने। बाद में बच्चों वो राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन आएगा बच्चों आपका कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बच्चों नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से, यानी प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे इन मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में जगह दो, और राष्ट्रपति उनको शपथ दिला देता है। राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति भी बच्चों राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसे करेगा? जो बहुमत दल का नेता होता है। गठबंधन की सरकार में सभी घटक दलों को उचित प्रतिनिधित्व देना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों को बांटने का निर्णय लेता है, अपनी इच्छा में उसे परिवर्तन भी कर सकता है। मंत्री बनाने के लिए बच्चों किसी भी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य आवश्यक होना पड़ता है, यानी जैसे लोकसभा का या तो राज्यसभा का। अगर कोई ऐसा मंत्री बन जाता है बच्चों कि जो ना तो लोकसभा का सदस्य हो ना ही राज्यसभा का, तो उसको 6 महीने के अंदर मंत्री बनने के बाद सदस्यता लेनी अनिवार्य है, लेकिन अगर नहीं ले पाता तो उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद बच्चों मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आपको 3 बता रखा है बच्चों। पहला कौन है बच्चों? कैबिनेट मंत्री, ये मेन होते हैं, इनको मंत्रिमंडल कहते हैं। 15 से 20 मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री, और तीसरा आते हैं बच्चों हमारे पास उप मंत्री आते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त बच्चों बाकी मंत्री सामान्यतः मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में सिर्फ कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं ज़्यादातर। बैठकों की अध्यक्षता बच्चों प्रधानमंत्री करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की बच्चों मृत्यु हो जाए ना तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अगर बच्चों मंत्रिपरिषद का कोई एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो बस उसका जो है पद रिक्त होता है, नहीं इसकी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चों प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री जो है पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती है? अपने आप में बर्खास्त हो जाती है। आइए अब जानते हैं बच्चों, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग भी बच्चों मंत्रिपरिषद ही करती है। और मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में बच्चों प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में बच्चों प्रधानमंत्री सर्वोच्च अधिकारी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति भी बच्चों बहुमत पर निर्भर करती है। यदि उसके पास बहुमत यानी 272 सीट है तो शक्तिशाली है, और अगर बहुमत नहीं है तो बच्चों वो शक्तिशाली नहीं है। अब आइए जानते हैं बच्चों प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं और उसकी शक्तियों के बारे में। तो प्रधानमंत्री कार्य और शक्ति, तो पहला तो कार्य है बच्चों कि वो मंत्रियों का चयन करता है जिनको राष्ट्रपति मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। दूसरा, मंत्री का चयन खुद से करता है वो बच्चों। दूसरा आता है बच्चों मंत्रियों के बीच में वो मंत्रालय को बांटता है कि विदेश मंत्रालय तुम्हारा है, शिक्षा मंत्रालय तुम्हारा है, तो ये भी ध्यान रखना। तीसरा काम है बच्चों किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है बच्चों, और किसी भी मंत्री को वो प्रधानमंत्री बच्चों बर्खास्त कर सकता है, इतनी शक्ति उसके पास है। चौथी शक्ति है बच्चों वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह पांचवी है बच्चों वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है, ये भी ध्यान रखना। और छठा है बच्चों की मंत्री अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगी। सातवां बच्चों प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति और संसद के बीच में कड़ी का काम करता है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय दूरी गई थी। राष्ट्र की नीति का निर्माता और विदेशी संबंधों का निर्धारण भी प्रधानमंत्री ही करता है। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली अधिकारी होता है बच्चों। वह देश के प्रशासन को दिशा निर्देश प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होने के नाते वह मंत्रियों का चयन भी करता है, तो यह पहला काम है उसका, और जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रियों में बच्चों विभागों का भी बंटवारा करता है और अपनी इच्छा से विभाग में परिवर्तन भी बाद में कर सकता है। प्रधानमंत्री बच्चों मंत्रिमंडल की बैठकों की जो है अध्यक्षता यानी लीडरशिप करता है जब भी बैठक होती है, और वो कार्यवाही को चलाता है। अध्यक्ष होने के नाते वह इस निर्णय में काफी हद तक प्रभावित भी कर सकता है बच्चों। यदि मंत्रियों में कोई असहमति हो तो उसे भी प्रधानमंत्री सुलझाता है। आपसी लड़ाई वाद विवाद हो तो
मंत्रिमंडल के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री करता है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा था। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह से ही होती है। उसी के परामर्श से बच्चों राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित भी कर सकता है। संसद में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख वक्ता होता है बच्चों, और उसकी नीतियों का प्रतिरक्षक होता है। साथ ही में बच्चों राष्ट्र उससे मार्गदर्शन की आशा करता है। देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों के निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी देश के लिए नीति निर्माता, राष्ट्र की नीति का निर्माता और विदेशी संबंधों का निर्धारण बच्चों प्राइम मिनिस्टर ही होता है। साथ ही साथ में गुटनिरपेक्षता देशों की बैठकों में भाग लेना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना, दूसरे देशों के साथ होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां प्रधानमंत्री की सहमति से ही संपन्न होता है बच्चों। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ये ऐसे प्रधानमंत्री थे बच्चों जो ज़्यादा प्रभावशाली थे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, जिन प्रधानमंत्री में दूरदर्शिता की कमी होती है, जो समर्थन के लिए अपने दल से बाहर लोगों पर निर्भर करते हैं, तो उनके पास शक्तियाँ कम होती है बच्चों। प्रधानमंत्री न केवल संसद का बल्कि राष्ट्र का नेता भी होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताओ, प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में बताओ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में बताओ। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे इस टॉपिक पे पूछ सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण है बच्चों मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। मैंने बताया बच्चों आपको मंत्रिपरिषद में बहुत ज़्यादा मंत्री होते हैं, 60 से 70 या 70 से भी ज़्यादा मंत्री होते हैं, तो उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं बच्चों, कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे आते हैं बच्चों आपके उप मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री होता है इन्हीं को मंत्रिमंडल कहते हैं बच्चों। जो मंत्रिपरिषद की बैठक कभी कभी होती है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक आमतौर पे होती रहती है। तो इन दोनों में बच्चों मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर भी पूछ सकता है। ज़्यादातर काम बच्चों मंत्रिमंडल ही करते हैं। तो मंत्रिमंडल की शक्तियाँ विशाल और जिम्मेदारी अनेक होते हैं। देश के आंतरिक और विदेशी नीति के निर्धारण मंत्रिमंडल ही होते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रण रखते हैं। खर्चा तथा आवश्यक राजस्व जुटाना इनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों, है ना। तो ये सारे काम बच्चों, राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये सब कौन करता है? मंत्रिमंडल करते हैं। और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का प्रधान कौन है बच्चों? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों की, भारत के सरकार का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। मंत्रियों के विभागों का विभाजन भी प्रधानमंत्री करता है बच्चों। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। साथ में बच्चों राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है। देश के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा यानी मंत्रिमंडल की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए जाने वाले अभिभाषण को भी मंत्रिमंडल तैयार करता है। और मंत्रिपरिषद देश के प्रति उत्तरदायी होती है बच्चों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला टॉपिक आता है बच्चों मंत्रियों का उत्तरदायित्व। तो मंत्रियों का उत्तरदायित्व बच्चों 2 प्रकार से होता है। एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, एक होता है बच्चों व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब बच्चों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से किसके? लोकसभा के प्रति होती है। और व्यक्तिगत रूप से बच्चों राष्ट्रपति के प्रति होती है। तो ये भी ध्यान रखना। और अपनी मंत्रिपरिषद के तो सामूहिक उत्तरदायित्व 2 प्रकार के हैं बच्चों, लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत वो, ये मैंने आपको बता दिया। और मंत्रिपरिषद को बच्चों यानी लोकसभा में जिस दल को बहुमत है उसको कैसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगर बच्चों प्रधानमंत्री चाहे तो वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है और वो इसकी सूचना राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर देगी। लोकसभा का कार्यकाल बच्चों 5 साल होता है, इसलिए समय से पूर्व भंग हो जाएगी, इसलिए उसको बच्चों अस्थायी सदन कहते हैं। तो मंत्रियों का उत्तरदायित्व 2 है बच्चों, सामूहिक और व्यक्तिगत। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। क्वेश्चन आता है बच्चों अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो ये प्रस्ताव विधायिका में किसी सदस्य द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है ना। यदि विधायिका इसे पारित कर देता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब आता है बच्चों आपके कुछ महत्वपूर्ण पाठांत प्रश्न। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मैंने बताया था अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है ना। वरीयता के क्रम में मतदान दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? मैंने बताया था 25, 30 और 35 भारत का नागरिक हो।
है ना लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका और उसकी शक्ति के बारे में बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन करना है बच्चों। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है उसकी व्याख्या करनी है। और भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य और उसकी भूमिका के बारे में बताना है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन्हीं सब के बारे में पूछता है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब जैसा कि आपका एग्जाम बहुत करीब आ रहा है, हम वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बच्चों, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत बारीकी से समझना था। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।